वेलकम टू A1 IAS प्लेटफॉर्म। इस साइड जी कुमार। और आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स। और इसमें बहुत सारा टॉपिक कवर करेंगे लाइक मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स। Under this topic, we'll cover first one, that is socio-religious movements. Second topic, civil and tribal uprisings. Third topic, peasants movements. Next topic, Sepoy mutiny and revolt of 1857. Leftist and working class movements. The last topic would be sixth topic, that is revolutionary movements in India. So students, under movements and revolts, we have to cover 6 topics. 6 टॉपिक कवर करना है। फर्स्ट टॉपिक होगा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, सेकंड टॉपिक सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स, थर्ड टॉपिक पीजेंट्स मूवमेंट्स, फोर्थ टॉपिक सिपॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, फिफ्थ टॉपिक लेफ्टिस्ट एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट्स, एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो इस टॉपिक के अंदर ये सभी चीज कवर करना है। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, और इसको भी 2 क्लास में कवर करेंगे, समझ गए। सो लेट्स स्टार्ट विथ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। Under this topic, we have to cover many topics like socio religious, revivalist and reformist movements for हिंदूस के लिए। Under this topic, socio religious, revivalist and reformist movement for Muslims. Socio-religious reform movement for Sikhs and Parsis. उसके बाद देखेंगे डिप्रेस्ड कास्ट्स movements, and the last topic would be movements for women. तो अंडर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ये सभी टॉपिक कवर करना है हमें। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? सोशियो रिलीजियस, रिवाइवलिस्ट एज वेल एज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट फॉर हिंदूस के लिए। उसके बाद देखेंगे मुस्लिम्स के लिए, उसके बाद देखेंगे सिख्स के लिए, उसके बाद देखेंगे पारसीस के लिए। अलॉन्ग विथ डिप्रेस कास्ट मूवमेंट भी देखना है, जहाँ पे देखेंगे हम बी आर अम्बेडकर जी का
सत्याग्रह, महत सत्याग्रह, करेक्ट। और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा इस टॉपिक के नीचे, दैट इज अ मूवमेंट्स फॉर वुमेन। समझ गए? तो आज की क्लास में दिस लेक्चर विल कवर दिस पार्ट, इस पार्ट को हमें कवर करना। पर बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक, सबसे पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड हमें समझना होगा। बैकग्राउंड क्या है? ब्रिटिश यहाँ पे आए, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद पूरी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया गया कि आप आ सकते हो, अपना धर्म प्रचार कर सकते हो, करेक्ट। 1 लाख रुपया भी सेंक्शन किया गया था फॉर एजुकेशन पर्पस। तो ये बहुत सारा चीज हुआ है उस समय। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया रिलीजियस पॉलिसी में भारत के। इससे क्या होगा कि भारत में एक रिवाइवलिस्ट फोर्स भी तैयार होगा। रिवाइवलिस्ट फोर्स एंड रिफॉर्मिस्ट फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रिवाइवलिस्ट क्या कहेगा कि ये जो ब्रिटिश का एजुकेशन व्यवस्था है, इसके वजह से हमारे रिलीजन पे असर पड़ रहा है। तो एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश के वजह से हमारा पूरा जो इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन जो इथोस है, वो पूरा बर्बाद हो गया। इसलिए ब्रिटिश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उसको दूर करना है। और हमारा जो भारत का जो इंडियन ट्रेडिशंस है, वैल्यूज है, इथोस है, उसको फिर से रीगेन करना है, उसको रीस्टोर करना है। दैट इज द मोटो ऑफ रिवाइवलिस्ट फोर्सेस। जहाँ तक सवाल है रिफॉर्मिस्ट का, तो रिफॉर्मिस्ट का मानना ये है कि नो, इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ही लकूना है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है, तो हमें इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। और मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं? बाय इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो ब्रिटिश का बनाया हुआ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उसी को यूज करके हम इंडियन सोसाइटी को क्या कर सकते हैं? इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट। बट बिफोर डैट, आखिर ऐसा क्या सिचुएशन आया जिसके वजह से भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो गए? तो बेसिकली देखते हैं हम लोग कॉजेस फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। इन इंडिया, first reason that is introduction of modern education system. Introduction of modern education system. ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसने सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसने एक नया चीज सिखाया है लोगों को, ताकि यस, रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए जी, रैशनैलिटी होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बहुत पहले से चल रहा है उसी को मान ले। लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। इसने सिखाया लिबर्टी होना चाहिए, इसने सिखाया फ्रेटर्निटी होना चाहिए, इसने सिखाया इक्वलिटी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इतने वैल्यूज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडियंस को सिखा रहे हैं, ये डायरेक्ट असर पड़ेगा रिफॉर्मर्स के ऊपर। और रिफॉर्मर्स भी जैसे राजा राम मोहन रॉय टाइप के लोग हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, ये लोग भी सोसाइटी में जाके एक चेंज लाना चाहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो ब्रिटिश का मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसके वजह से ये सब वैल्यूज क्रिएट हुए। जब ये वैल्यूज क्रिएट होंगे तो जो हमारे मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल है, ये भी क्या करेंगे? सोसाइटी में एजेंट के रूप में रिफॉर्म्स लाने का प्रयास करेंगे। जब ब्रिटिश भारत आएगा, यानी कि ब्रिटिश विथ क्रिश्चियन मिशनरीज, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी को पूरा छूट मिल गया तो वो अपना धर्म प्रचार कर सकता है। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज ये इंडियन ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज करने लगे, ये बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस बिलीव है यहाँ पे। जब ये क्रिटिसाइज करेंगे इंडियन ट्रेडिशंस को, तो जाहिर सी बात है इंडियन ट्रेडिशंस को एक काउंटर फोर्स जनरेट होगा, एक काउंटर फोर्स जनरेट होगा। रिफॉर्मर्स चाहेंगे कि नो, बात तो सही बोल रहे हैं ये लोग, इसलिए हम लोग इंटरनल चेंज करें,
यानी कि ट्रेडिशन में, इंडियन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करे, इंटरनल चेंज। और जो ये रिवाइवलिस्ट फोर्स, इसको लगेगा कि नो, गलत चीज है ये जो बोल रहा है क्रिश्चियन मिशनरीज, ये गलत है। हमें क्रिश्चियन मिशनरी से भारत को बचाना होगा, हमें ब्रिटिश का जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे भारत को बचाना होगा। तो दोनों ही, चाहे रिफॉर्मर्स हो चाहे रिवाइवलिस्ट हो, दोनों ने ही एक पुरजोर विरोध किया है अपने अपने तरीके से। जब क्रिश्चियन मिशनरी ने पूरी तरीके से भारत का रिलीजियस मैटर पे इंटरफेयर किया है, समझ गए। हाँ, उसके बाद ब्रिटिश का जो डेवलपमेंट पॉलिसी है, जो ब्रिटिश का डेवलपमेंट पॉलिसी है सोशियो कल्चरल स्फीयर में, सोशियो कल्चरल स्फीयर में, लाइक सती को खत्म कर दिया, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया है, करेक्ट। तो इससे क्या हो कि हमारे जो रिफॉर्मर्स उनको भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि जब ब्रिटिश लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ब्रिटिश लोग भारत का जो भी बुराई चीज है उसको खत्म कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे क्यों रहें। तो इससे इन लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, समझ गए। हाँ, ये जो वर्नाकुलर वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स एंड ये जो प्रिंटिंग प्रेस, इसके वजह से भी जो रिफॉर्मर्स हैं वो अपने बातों को दूर दूर तक पहुंचा पाए। जैसे उस समय राजा राम मोहन रॉय का मिरातुल अखबार काफी प्रतिष्ठित अखबार था, ये फर्स्ट इंडियन पर्शियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर रहा है। ये अलग बात है कि जॉन एडम्स का ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन है उसके वजह से वो बंद करना पड़ा था उस समय, बट राजा राम मोहन रॉय का चाहे मिरातुल अखबार हो चाहे सम्माद कमौदी हो, ठीक है, इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ही प्रचार प्रसार हुआ है उस समय रिफॉर्मर्स के आइडियाज़ का। इसलिए ये जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है, प्रिंटिंग प्रेस है, इसने भी रिफॉर्मर्स का या रिवाइवलिस्ट का, रिफॉर्मर्स और रिवाइवलिस्ट, ठीक है, मैं एक बार फिर से अंतर समझाया। तो रिफॉर्मर्स वो चाहते हैं कि इंडियन सोसाइटी में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, तब जाके भारत का जो सोशल इविल्स वो खत्म हो पाएगा और भारत का सोसाइटी भी मॉडर्नाइज हो पाएगा। राजा राम मोहन रॉय टाइप के लोग हो गए, जैसे उनका जो समाज था ब्रह्म समाज, एग्जाम्पल है रिफॉर्मर्स थॉट का। जहाँ तक सवाल है रिवाइवलिस्ट का, तो रिवाइवलिस्ट क्या बोलता है कि नो नो, ये ब्रिटिश का जो एजुकेशन सिस्टम, इसी ने इंडियन ट्रेडिशन को बर्बाद किया है, तो हमें ब्रिटिश का जो एजुकेशन पॉलिसी उसको दूर रखना होगा और हमारा जो पहले का जो ओल्ड सिविलाइजेशन था उसको क्या करना होगा, रिस्टोर करना होगा। जो पहले का हमारा जो इंडियन ट्रेडिशंस था, जो इंडियन वैल्यूज था, उसको रिस्टोर करना होगा। हाँ, जैसे हो गए दयानंद सरस्वती टाइप के लोग, सब रिवाइवलिस्ट हुए। दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है वो एग्जाम्पल है रिवाइवलिस्ट अप्रोच का, समझ गए। तो हाँ, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग प्रेस दोनों ने ही सेम स्पेस दिया है। इनफैक्ट ये न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग प्रेस ने दोनों को ही सेम स्पेस दिया है कि वो मुखर होकर अपने बातों को फैला सकता है, समझ गए। यस, तो ये सब रीजंस है इसके पीछे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुए हैं भारत में। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, दैट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया फॉर हिंदूज के लिए, हिंदूज के लिए। तो बिल्कुल स्टार्ट होगा राजा राम मोहन रॉय से। नंबर वन, राजा राम मोहन रॉय, इनका यदि जीवन काल देखें 1772 से लेके 1833 तक, बहुत ही इजी है याद करना। अब रेगुलेटिंग एक्ट याद कर लो 1773 का, और चार्टर एक्ट याद कर लो 1833, समझ गए। बिल्कुल, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, इनको
न्यू प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया भी कहा जाता है इनको। ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर भी कहा जाता है जी। बहुत ही ज़्यादा गुणी पढ़े लिखे इंसान थे राजा राम मोहन रॉय। जहाँ तक सवाल है राजा का टाइटल, इनको राजा का टाइटल मिला था अकबर टू से, मुगल एम्पायर अकबर टू से इनको टाइटल मिला था राजा का टाइटल। कब मिला था ये? 1830 में मिला था जी, बिल्कुल। जब अकबर टू को रिप्रेजेंट करने के लिए और विलियम फोर्ड जो किंग थे उस समय के, इंग्लैंड के जो किंग थे, उनके कोर्ट में गए थे राजा राम मोहन रॉय मुगल एम्पायर को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए एम्बेसडर के रूप में। तो उस समय अकबर टू ने इनको टाइटल दिया था राजा का, समझ गए। इनका बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर मिरत उल अखबार इसको बंद करना पड़ा था, और ये फर्स्ट इंडियन पर्शियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर है। यस, इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस भी लिखा था जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, इसके वजह से काफी मशहूर हुए थे यूरोप में भी 1820 को। इसमें बाइबल प्लस हिंदुइज्म दोनों का ही, यानी कि न्यू टेस्टामेंट प्लस हिंदुइज्म दोनों को ही बहुत अच्छे से कंबाइन करके इन्होंने लिखा था, समझ गए। अब यहां समझते हैं इनका समाज। तो राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा, इन्होंने आत्मीय सभा बनाया कब? 1815 को। आत्मीय सभा का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। और इन्होंने ब्रह्म सभा भी बनाया था, ब्रह्म सभा। यही ब्रह्म सभा आगे जाके ब्रह्म समाज बना है, ब्रह्म समाज बना है। तो ब्रह्म सभा हो या ब्रह्म समाज कब बना है? 1828 को बना है, समझ गए। आत्मीय सभा कब बना है? 1815 को बना है। बेसिकली दोनों का पर्पस सेम है, प्रमोट मोनोथीज्म। ईश्वर एक है, अनेक नहीं है, ठीक है। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ वेदांता का फिलॉसफी, तो हम लोग उपनिषद भी कहते हैं। एंड अपोज आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल यही था कि मोनोथिज्म होना चाहिए, खुदा एक है, वेदांतिक फिलॉसफी में बिलीव करते थे, और आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए, चाहे वो आत्मीय सभा का एम्स हो, चाहे ब्रह्म सभा का एम्स हो, या ब्रह्मा समाज का एम्स हो, ठीक है। अब देखते कुछ और भी राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय प्लस डेविड हेरे, ये दोनों ही मिलके एक संस्कृत कॉलेज बनाए थे 1817 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। राजा राम मोहन रॉय ने एक वेदांता कॉलेज भी बनाया था। कब? 1825 में। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, राजा राम मोहन रॉय का। अब देखेंगे हम लोग राजा राम मोहन रॉय के डेथ के बाद, का डेथ कब हुआ है? 1833 में। इनके डेथ के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया ब्रह्म समाज में, समझे। उस समय पैरेलली एक बहुत बड़े शख्सियत थे जिनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर।
तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो फादर है रविन्द्रनाथ टैगोर के, देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी 1839 में एक सभा बनाया था। सभा का नाम है तत्बोधिनी सभा। तत्बोधिनी सभा। और इस सभा के मैसेज को फैलाने के लिए एक इनका बहुत ही प्रतिष्ठित पेपर पब्लिश होता था, जिसका नाम है तत्बोधिनी पत्रिका। समझ गए? और इसका जो विचार है, तत्बोधिनी सभा का जो विचार है, सेम लाइक ब्रह्म समाज, सेम लाइक ब्रह्म समाज, सेम लाइक ब्रह्म समाज। सिमिलर सिमिलर एम्स एस्पिरेशन कि मोनोथोइज्म होना चाहिए, वैदांतिक फिलोसॉफी प्रमोट होना चाहिए। तो बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1839 में अपना एक सभा बनाया था, तत्बोधिनी सभा, और इस सभा के जो भी एम्स और एस्पिरेशन है उसको पब्लिश करते थे तत्बोधिनी पत्रिका में। तो देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 को, आई रिपीट 1842 को, इन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। इसको ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया, करेक्ट। और बहुत अच्छा काम किए। के कार्य को देखते हुए इन्हें एक टाइटल भी दिया गया था, डेट इज महर्षि। महर्षि का भी टाइटल इनको मिला था, ठीक है, इनके वर्क को देखते हुए। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है 1858 में। 1858 में केशव चंद्र सेन ने भी ज्वाइन किया ब्रह्म समाज को। कब किया? 1858 में। और केशव चंद्र सेन बहुत बड़े हस्ती भारत के, इनके कार्य को देखते हुए देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको आचार्य बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया उनको। तो केसी सेन ने 1849 को एक सभा बनाया जिसको कहते हैं संगत सभा। क्या कहते हैं? संगत सभा। और केसी सेन चाहते थे कि जो ब्रह्म समाज है ये पूरा ऑल इंडिया मूवमेंट बने, ऑल इंडिया इसका एक्सपांशन हो। तो इस सोच से इन्होंने साउथ इंडिया में भी 1864 में साउथ इंडिया में भी एक एसोसिएशन बनाया, डेट इज वैद्य समाज। वैद्य समाज, इसके फाउंडर रहे हैं अनडाउटली केसी सेन, प्लस वहां के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर, दैट इज के श्रद्धालु नायडू। के श्रद्धालु नायडू। और के श्रद्धालु नायडू बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे अपने वर्क में। इन्होंने इनफैक्ट जो ब्रह्म समाज का जो वर्क है उसको ट्रांसलेट किया तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में। और इन्होंने ही ये वैद्य समाज का नाम बदल के रीनेम्ड ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया। तो के श्रद्धालु नायडू ने क्या किया? वैद्य समाज का नाम चेंज करके ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया रखा। कब? 1871 में। और वैद्य समाज कब बना है? 1864 में। और इसके एस्पिरेशन भी सेम होंगे, इसके एम भी सेम होंगे। जैसे एम है ब्रह्म समाज का, तो ब्रह्म समाज का एम क्या है? मोनोथिज्म, वेदांतिक फिलोसॉफी को प्रमोट करना, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करना। ऑन सिमिलर लाइन 1867 में प्रार्थना समाज बनता है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मुंबई में।
बट उसके फाउंडर केसी सेन नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुछ इंसिडेंट हुआ है 1866 में, जिसके बारे में थोड़ा देर में चर्चा करेंगे हम लोग। तो 1867 में प्रार्थना समाज बनता है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और इसके जो फाउंडर होंगे, तो इनके की मेंबर होंगे, का नाम होगा आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, बहुत बड़े हस्ती हैं आत्माराम पांडुरंग। बिल्कुल यही संस्थापक रहे प्रार्थना समाज का। और इसमें केसी सेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये अलग बात है कि 1866 में केसी सेन आए थे वहां पे और महाराष्ट्र में उन्होंने स्पीच दिया था। उसी स्पीच ये लोग इन्फ्लुएंस्ड होके, प्रभावित होके ये समाज को बनाए थे। कब बनाए थे? 1867 में। अच्छा, थोड़ा सा डेवलपमेंट देख लेते हैं 1866 में। ठीक है, ये 60, इससे पहले हम लोग क्या बात की है? इससे पहले यस 1867, इस पीरियड को याद कर लेना, इस पीरियड को याद कर लेना। 1866 में ये जो रिफॉर्म्स ला रहे थे, रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय केसी सेन। तो केसी सेन अपने ब्रह्म समाज में जो रिफॉर्म्स ला रहे थे, इस चीज से देवेंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्योंकि ये क्या कर रहे थे? क्रिश्चियन मिशनरीज वाले लोग को भी बुला के वहां पे डिबेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ब्राह्मणिज्म से, हिंदुइज्म से हट के थोड़ा कैथोलिज्म की तरफ जा रहा था चर्चा। समझ गए? सभा में जो एलिमेंट है उसमें क्रिश्चियनिटी का एंगल बहुत ज्यादा आ गया। और प्लस केसी सेन डायरेक्ट हिंदू समाज को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज भी करते थे। ये पसंद नहीं आया देवेंद्रनाथ टैगोर को, इसलिए 1866 में ब्रह्म समाज 1866 में ब्रह्मा समाज दो भाग में डिवाइड हो गया, दो भाग में डिवाइड हो गया। एक है आदि ब्रह्मा समाज, इसके संचालक होंगे, इसके प्रोपाउंडर होंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। और दूसरा जो ग्रुप होगा जो ब्रह्मा समाज से टूट के बना, दैट इज ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया। इसी समाज को नव विधाना भी कहते हैं, और इसी समाज को ब्रह्मा समाज प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, ब्रह्मा समाज प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। और इनके हेड होंगे केसी सेन, केसी सेन। तो समझ गए 1866 का ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज के लिए। तो ब्रह्म समाज दो भाग में टूट गया। आदि ब्रह्म समाज जिनको लीड करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा जो समाज है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसी समाज को नव विधाना भी कहते हैं। इसी समाज को ब्रह्म समाज प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, उसके हेड होंगे केसी सेन। अब देखिए कुछ इंसिडेंट है इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोग। देखिए जो केसी सेन है अनडाउटली बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे हैं भारत में, बट जब बात आया घर का, उस समय इनका जो तौर तरीका था वो ठीक नहीं था। एग्जाम्पल देखिए, इनकी बेटी का शादी, बेटी का शादी महाराजा ऑफ कुछ बिहार उसके बेटे के साथ हुआ, प्रिंस के साथ। और उस समय इनकी जो बेटी थी वो अंडर मैरिज थी, अंडर एज थी, यानी कि शादी के लिए उम्र नहीं हुई। उसके बावजूद भी इन्होंने शादी कर दी। अच्छा, ये अपना जीवन भर मेहनत करते रह गए इसलिए कि ताकि ब्रह्मो मैरिज एक्ट बन सके। हाँ, इनके प्रयास से ब्रह्मो मैरिज एक्ट बना भी, पर जब बात हो अपने बेटी का, जब अपने डॉटर का, तो उस समय जो डॉटर का जो शादी हुआ था वो पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज से हुआ। तो इस बात से बहुत सारे लोग, इनके जो टीम मेंबर्स थे, खफा थे इस बात से। इसलिए अब क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसका भी फैक्शंस हो। एक इंसिडेंट हो गया मैरिज इंसिडेंट ऑफ हिज डॉटर, और दूसरा रीजन ये भी है कि बहुत ही ऑटोक्रेटिक बिहेवियर था, बात नहीं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप था इनका। तो हमें समझना होगा ठीक 12 साल बाद, दैट इज 1878, बिकॉज ऑफ हिज डॉटर, his daughter marriage incident plus his
ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लीडरशिप ये जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है, समाज ऑफ इंडिया है, ये भी टूट गए और यहाँ से एक फैक्शंस निकला, दैट इज साधारण ब्रह्मा साधारण ब्रह्मा समाज। और इसके जो संस्थापक थे वो थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन आनंद मोहन बोस, समझ गए? तो ये जर्नी है ब्रह्म समाज का। यस, वी हैव कंप्लीटेड। अब देखेंगे और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज बाय 1873 बाय ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले along with her wife सावित्री फुले, इन्होंने बहुत मेहनत किया है समाज के प्रति, स्पेशली गर्ल्स के प्रति, और जो डिप्रेस क्लास है उसके प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इन्होंने। ठीक है, इनको टाइटल भी मिला है जी महात्मा का, इनको टाइटल मिला है महात्मा का। और महात्मा का टाइटल देने वाले का नाम है विठल राव कृष्णा जी बांडेकर। इन्होंने ज्योतिबाई फुले को महात्मा का टाइटल दिया। गांधी जी को भी महात्मा का टाइटल किसने दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। समझ गए? बिल्कुल। इनका बहुत ही प्रतिष्ठित एक बुक है ज्योतिबाई फुले का, डेट इज गुलामगिरी। ज्योतिबाई फुले ने गर्ल्स एजुकेशन, ह्यूमन एम्पावरमेंट, इसके ऊपर बहुत काम किया, इसके ऊपर बहुत काम किया है। दलित को भी असेस्ट हो रिसोर्सेस, ये स्वयं आते थे, ज्योतिबाई फुले स्वयं आते थे माली कम्युनिटीज। इसलिए इन्होंने अपना सिंबल जो चुना, सिंबल क्या चुना है इन्होंने राजा बलि का सिंबल चुना एज अगेंस्ट द ब्राह्मिकल सिंबल ऑफ लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा के अगेंस्ट इन्होंने बाली का सिंबल चुना है रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ गए? तो इनका बहुत बड़ा रोल है सत्य शोधक समाज। अब देखते हैं हम लोग पुना सार्वजनिक सभा। पुना है तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र। 1870। और इनके फाउंडर कौन थे? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे, बहुत बड़े नाम, एमजी रानाडे। इनकी वाइफ भी थी पंडिता रामाबाई रानाडे। दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है समाज के लिए। समझ गए? पुनः सार्वजनिक सभा। उसके बाद देखते हैं आर्य महिला समाज। 1882 में बना था बाय वाइफ ऑफ एमजी रानाडे, पंडिता रामाबाई रानाडे बनाया था। जाहिर सी बात है ये आर्य महिला समाज है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, आप जानते हो। 1856 में विडो
रीमैरिज एक्ट पास हुआ, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। फैक्ट, ये सेक्रेटरी भी थे बेथुन स्कूल का। बेथुन स्कूल का ये सेक्रेटरी भी थे जी। इसी बेथुन स्कूल से पढ़ के कामबिनी गांगुली फर्स्ट लेडी फिजिशियन बनी है भारत की, और फर्स्ट गर्ल बनी है जिसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था भारत में, इसी कॉलेज। और इस कॉलेज को बनाने वाले कौन थे? स्वयं बेथुन। समझे? बेथुन जो कि लॉ मेंबर रहे हैं ब्रिटिश के, उन्होंने इस बेथुन स्कूल को बनाया था। ये स्कूल क्या है? गर्ल्स के लिए है। कन्या विद्यालय स्कूल है, कहाँ पे? कलकत्ता के आसपास। सेक्रेटरी रहे थे, कब रहे थे सेक्रेटरी? जब बना था ये स्कूल 1849 में। बिल्कुल इनका जो वर्क है, इनके वर्क को देख के एक समाज बना था महाराष्ट्र में, डेट इज विधवा विधवा विवाह समाज। कब बना था ये? 1857 में बनाया। कौन बनाए थे इसको? विष्णु शास्त्री। विष्णु शास्त्री पंडित ने बनाया था। विष्णु शास्त्री पंडित ने बनाया था, कि इनके काम से काफी मोटिवेट हो गए थे विष्णु शास्त्री पंडित। महाराष्ट्र में, बिल्कुल महाराष्ट्र में एक समाज बना जिसका नाम है विधवा विवाह समाज। नेक्स्ट वन, रामकृष्ण। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का बात किया जाए तो दो शख्सियत हमें जरूर पता होना चाहिए, दैट इज स्वयं गुरु रामकृष्ण परमहंसा, प्लस इनके जो चीफ डिसाइपल थे, दैट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, थोड़ा समझ लेते हैं स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, ये न्यू वेदांतिक फिलॉसफी में यकीन करते थे, और अपने गुरु का मैसेज फैलाने के लिए ये शिकागो तक चले गए। तो शिकागो में एक बहुत बड़ा असेंबली लगा, एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट का आयोजन हुआ, कहते हैं हम लोग वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, करेक्ट, 1893। और उसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर स्पीच दिया था, विथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसकी वजह से काफी मशहूर हो गई है। और उसके बाद भारत आए, और भारत में इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन का नींव रखा है, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन। कब रखा था? 1897 में। तो स्वामी विवेकानंद जब स्पीच दे रहे थे, वहाँ के जो न्यूज़पेपर वाले लोग, पब्लिशर, राइटर, कह रहे थे कि ये कैसा कंट्री से आया है, उस कंट्री में ब्रिटिश का कोई रोल ही नहीं है, उस कंट्री में ब्रिटिश क्यों कॉलोनी बना कर रखा है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी है। दैट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जैसे ही शिकागो पार्लियामेंट से आए, हाँ, 1893 में इनका बहुत ही फेमस, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड फेमस हो गया। इनफैक्ट अभी भी इसी की वजह से जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। 1893, दैट इज वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। कहाँ पे हुआ था ये? शिकागो में हुआ था। शिकागो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक स्टेट है, करेक्ट। स्वामी विवेकानंद वहां से आने के बाद रामकृष्ण मठ बनाते हैं बेलूर में 1897 को, और बिल्कुल सेम ईयर आरके मिशन भी बनाते हैं। कहाँ पे? 1897। अब जगह वही है, उसी के आसपास 1897, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम है शारदामणि, या फिर इनको शारदा देवी भी कहा जाता, शारदा। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े काली जी के भक्त रहे हैं, ठीक है। कहा जाता है कि काली जी से बात भी करते थे, बहुत ही अच्छे
और प्लस ये कहते थे कि यदि रिलीजन में कोई सोशल चेंज का बात ना हो तो ऐसे रिलीजन को छोड़ देना चाहिए। समझ गए? रामकृष्ण परमहंस। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट promoted by Henry Vivian Dirazio। इनको फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक इंग्लिश टीचर थे, इंग्लिश लेक्चरर थे हिंदू कॉलेज में। समझ गए? हिंदू कॉलेज, वही हिंदू कॉलेज जो कि बनाए थे कौन? हाँ, मैंने गलती से शायद संस्कृत कॉलेज लिख दिया होगा वहाँ पे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हिंदू कॉलेज का गठन किया था, किसने किया था? राजा राम मोहन राय प्लस डेविड हेरे ने। कब? 1817 में। बिल्कुल उस कॉलेज में ये प्रोफेसर लेक्चरर थे इंग्लिश के। और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन से, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे और अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को कहते थे कि यस, आप लोग ओपन सोचो, फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए। समझ गए? ये अलग बात है कि इतना ज़्यादा ये वोकल थे ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट को लेके भारत में। बाद में इनका निष्कासित भी हो गई है, पुलिस इनको रस्टिकेट कर दिया गया। बट इनका जो इम्पैक्ट है काफ़ी हद तक बंगाल रिफॉर्मर्स को इम्पैक्ट किया। कि जो सोच विचार, इसके वजह से काफ़ी हद तक बंगाल रिफॉर्मर्स में बहुत बड़ा चेंज आया है, सोचने का तरीका चेंज हुआ। दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी विवियन डिराजियो। ठीक है, यदि टाइम पीरियड का बात किया जाए 1830s। नेक्स्ट वन, थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बना? ये 1875 को बना। कौन बना है इसको? मैडम एच पी ब्लावास्की प्लस कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट। ये दोनों के कंट्रीब्यूशन से बना है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था जी? कहाँ बना था? इसका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क, यूएस का न्यूयॉर्क, बट 1882 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ कहाँ पे? अडियार में। अडियार कहाँ पे है? मद्रास में। और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो एनी बेसेंट का एंट्री हुआ 1889 में। शी ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो 1889 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। और एनी बेसेंट 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी बनी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी बनी है जब कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट का निधन हो गया। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बनी थी। समझे? हाँ, एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का एम क्या था? क्या एम था कि भारत में सोशल चेंज लाना। ठीक है, और इंस्पिरेशन क्या था? इंस्पिरेशन था उपनिषद, जितने भी भारत के पुराने बुक्स है, रिलीजियस बुक है, उसी को पढ़ के वही मैसेज फैलाना। दैट इज द मोटो ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। समझ गए? और एनी बेसेंट का जब जिक्र आ रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने 1898 को एक कॉलेज बनाया था, दैट इज हिंदू कॉलेज इन बनारस। बनारस में इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया था। यही कॉलेज बाद में जाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना है 1916 में। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स हैं, दैट इज मदन मोहन मालवीय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल इसके नींव रखने वाले एनी बेसेंट ही है। कब रखी थी वो? 1898 में। समझ गए? यस, वी हैव कवर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया फॉर हिंदूज।
अब थोड़ा देख लेते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स फॉर हिंदूस, हिंदूस के लिए। तो हिंदूस के लिए जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का बात होगा, नंबर 1 धर्म सभा। धर्म सभा कब बना था ये? 1830 में बना। कौन बनाए थे इसको? बनाए थे राधाकांत देव। राधाकांत देव। राधाकांत देव एक्चुअली अपोज किए थे एबुलेशन ऑफ सती ऑल्सो, यानी कि इनका एक पेपर निकलता था जिसका नाम है समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका जो कि पूरी तरीके से अपोज करता था, पूरी तरीके से अपोज करता था किसको? ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज को। बहुत बड़े हस्ती रहे हैं राधाकांत देव। हाँ ठीक है, एबुलेशन ऑफ सती को इन्होंने अपोज किया, दैट डजंट मीन कि ये रिफॉर्म के अगेंस्ट है। फीमेल एजुकेशन पे इन्होंने बहुत काम किया, ह्यूमन एजुकेशन पे बहुत काम किया, इन्होंने ह्यूमन एम्पावरमेंट पे भी बहुत काम किया। ठीक है, राधाकांत देव। हाँ, उसके बाद बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्य समाज। आर्य समाज 1875 by whom? by स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत बड़े नाम है ये, दयानंद सरस्वती। इनको लोग प्यार से महर्षि भी कहते थे, महर्षि। अब हमें समझना होगा कि इन्होंने, इनका जो मोटो था क्या था? बैक टू वेदास। बैक टू वेदास, नॉट वैदिक टाइम्स। ये कहते थे कि वेदास ही सबसे इंपॉर्टेंट किताब है हिंदू के लिए। ये भी आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। का बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, डेट इज सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रुथ। बैक टू वेदास कहते थे, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट चलाया था, डेट इज कॉल्ड शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट क्या है कि जितने भी हिंदू जो कन्वर्ट हो चुके हैं आइदर क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में, इन लोगों को फिर से घर वापसी करवाया जाए, यानी कि इन लोगों को फिर से हिंदू में कन्वर्ट किया जाए। शुद्धि मूवमेंट। आज इसके वजह से कहीं ना कहीं एक थोड़ा कम्युनलिज्म वाला एंगल भी आया, क्योंकि अभी यदि हिंदू समाज ऐसा करेगा, जाहिर सी बात है काउंटर फोर्स जनरेट होगा मुस्लिम की तरफ से भी, सिख की तरफ से भी। थोड़ा सा एलिमेंट आया कम्युनलिज्म का इनके शुद्धि मूवमेंट के वजह से, समझ गए? आर्य समाज। अब देखेंगे हम लोग ऑल इंडिया, ऑल इंडिया हिंदू महासभा। ऑल इंडिया हिंदू महासभा कब बना था ये बना था 1915 में। इसमें जो की मेंबर थे, तो इंपॉर्टेंट मेंबर थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। और ये कब बना था? जब कुंभ मेला लगा हुआ था हरिद्वार में। तो हरिद्वार में बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, कुंभ मेला लगा हुआ था हरिद्वार में, तो उस समय ये बनाया गया है। बट बिफोर दैट एक पंजाब हिंदू महासभा भी बन चुके थे। पंजाब हिंदू महासभा। पंजाब हिंदू महासभा कब बना था? 1909 में बना था। इसमें जो की मेंबर थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो की मेंबर कौन हो गए इसमें ऑल इंडिया हिंदू महासभा में? मदन मोहन मालवीय। आने वाले समय में बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन में। बीडी सावरकर बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। बीडी सावरकर भी इसमें बहुत इंपैक्ट करते हैं, स्पेशली 1930s के टाइम में। अब यहां देखना होगा बीडी सावरकर
इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था। सीक्रेट सोसाइटी किसके लिए? रेवोल्यूशनरी फोर्सेस के लिए, कि ब्रिटिश से लड़ा जाए अंडरग्राउंड होके। इसी सीक्रेट सोसाइटी को बोलते हैं मित्र मेला। क्या बोलते हैं? मित्र मेला। मित्र मेला। ये जो मित्र मेला है, मित्र मेला कब बना था? ये 1900 में बना था। यही मित्र मेला बीडी सावरकर का नाम चेंज होके अभिनव भारत पड़ा है। अभिनव भारत कब? 1904 में। और यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वाले काम हुए हैं। तो यही बात था कि बिल्कुल ब्रिटिश को छोड़ना नहीं है, आर्म्ड रेबिलियन होना चाहिए ब्रिटिश के अगेंस्ट। यस, वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है। और उससे पहले बीडी सावरकर, बिल्कुल बीडी सावरकर ही वो शख्सियत है जिन्होंने कहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। समझ गए? यस, वी हैव कंप्लीटेड। अब क्वेश्चंस देखते हैं। The slogan "Go back to the Vedas" is associated with option A Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda, Dayanand Saraswati, and Rabindranath Tagore. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज बनाया था। कब? 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट सत्यार्थ प्रकाश? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका भी आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन was established by रामकृष्ण परमहंसा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एंड लास्ट ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। कब बनाए थे ये? 1897 में। शिकागो पार्लियामेंट का स्पीच देने के बाद जब भारत में आए थे तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रह्म समाज was फाउंडेड बाय। ब्रह्म समाज किसने बनाया? केसी सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय और रामकृष्ण परमहंसा। तो राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय। कब बनाया था इन्होंने? 1828 में बनाया था। बाद के फैक्शंस के लीडर बिल्कुल देवेंद्रनाथ टैगोर भी होंगे और केसी सेन भी होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी फॉर कैट, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज के फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय एंड केशव चंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल, दैट इज दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रार्थना समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड दिल्ली। तो आंसर क्या होगा? बॉम्बे होगा। किसने किया था ये किए थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद represented which of the following organization at the World Parliament of Religions in 1893? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज एंड प्रार्थना समाज। इसका आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मिशन। अपने जो गुरु है रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के बात पहुंचाने के लिए, उन्हीं के मैसेज पहुंचाने के लिए वहां पे पार्लियामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत सुंदर स्पीच दिया। Which of the following was a revivalist movement in India? रिवाइवलिस्ट पूछा जा रहा है। ब्रह्म समाज क्या हो गया? ए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुआ। प्रार्थना समाज क्या हो गया? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुआ। यंग बंगाल मूवमेंट क्या हुआ? रिफॉर्मिस्ट हुआ। बट आर्य समाज ये क्या है? रिवाइवलिस्ट। आर्य समाज का नारा क्या था? गो बैक टू वेदास। बाय हुम? बाय दयानंद सरस्वती। राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड child marriage and supported widow remarriage through social reform? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड लास्ट ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हम लोग जानते हैं कि विडो रीमैरिज एक्ट इनके हेल्प से ही 1856 में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल थे डलहौजी। और इस एक्ट से प्रभावित होके विधवा विवाह सभा भी बना था। बाय हुम? बाय
शास्त्री, पंडित शास्त्री लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, समझ गए। विष्णु शास्त्री पंडित उन्होंने कब बनाया था? 1857 में बनाया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलराइजिंग टीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस इन इंडिया एंड अब्रॉड? राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और केशव चंद्र सेन। आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग social reformers was a strong supporter of monotheism and opposed idol worship? आइडल वर्शिप को अपोज करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कभी भी आइडल वर्शिप को अपोज नहीं किया, ताकि ये भी वेदांतिक फिलोसफी फॉलो करते थे, तो वेदांतिक फिलोसफी फॉलो करते थे, बट ये कहते थे यदि आइडल्स स्पिरिचुअलिटी गेन हो रहा है तो आइडल को रिजेक्ट करने का मतलब नहीं बनता। समझ गई? यस, इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आइडल वर्शिप के अगेंस्ट, ठीक है, तो फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय केसी सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हेनरी विवेन डिराजियो एंड दयानंद सरस्वती। आंसर होगा हेनरी विवेन डिराजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिफॉर्मर वाज गिवन द टाइटल महर्षि बाय द पीपल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महर्षि का टाइटल एक्चुअली दयानंद सरस्वती को भी दिया गया और देवेंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। ये दोनों ही आंसर सही है। राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया गया है ना, केशव चंद्र सेन को ऐसा कोई टाइटल नहीं है, बट इनको स्वामी का भी टाइटल मिला और महर्षि का भी टाइटल मिला, और इनको महर्षि का टाइटल मिला है, दोनों को ही महर्षि का टाइटल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच रिफॉर्म मूवमेंट इज द जर्नल तद्बोधनी पत्रिका एसोसिएशन? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज होगा। क्यों? कि तद्बोधनी सभा से ही ये तद्बोधनी पत्रिका निकलती थी, और कौन निकालते थे? ये देवेंद्रनाथ टैगोर निकालते थे। और ये जो तद्बोधनी सभा है वो बहुत ही क्लोज है, उनका एम भी बहुत क्लोज है ब्रह्म समाज से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रह्म समाज? राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केसी सेन और दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज से लिंक नहीं थे, क्योंकि इनका अपना ही समाज था, डेट इज आर्य समाज। आर्य समाज। Which one of the following movements sought to reform Hinduism from within and was revivalist in nature? रिवाइवलिस्ट का बात है। ब्रह्म समाज रिफॉर्मिस्ट है, प्रार्थना समाज रिफॉर्मिस्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी रिफॉर्मिस्ट है, बट आर्य समाज क्या है? रिवाइवलिस्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती मेन लिटरेरी वर्क्स वाज सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य, ब्रह्मचार्य ग्रंथ एंड सर्वे वेदांता सिद्धांता सारा। का आंसर क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reformers attended the World Parliament of Religions in 1893 in Chicago? इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस समाज was closely associated with, बेस समाज कहाँ पे था? मद्रास में, ठीक है। प्रमोट किए थे कौन? आत्माराम सॉरी, बेस समाज है ये मद्रास का है। मद्रास में कौन किए थे? केसी सेन प्लस के श्रद्धालु नायडू। लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन, मैच द फॉलोइंग रिफॉर्मर विद देयर रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। केशव चंद्र सेन क्या होंगे? 1 का डी हो जाएगा ये वाला पार्ट। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है, बी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती 3 से रिलेटेड हो गया, आर्य समाज से रिलेटेड होंगे। और राजा राम मोहन रॉय ये जो ओरिजिनल ब्रह्म समाज है उससे रिलेटेड होंगे। राइट आंसर होगा यहाँ पे ए फॉर एप्पल। यस, वी हैव कंप्लीटेड द सेशन। कैसा लगा सेशन आपको? एनी फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।